ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सबको मेरा स्क्रीन अच्छे से दिख रहा होगा? एक मिनट, हम पीपीटी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में वाइंडिंग का बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इसी में घुसाया हुआ है। इसी फोटो को अगर जूम से देखिए, अच्छे से देखिएगा, तो बहुत सारे इसमें फोटो मिलेगा। ठीक है, तो ये बिना मतलब का फोटो नहीं है, कि फोटो का मीनिंग है। और वो सब फोटो हम इसलिए घुसा दिए क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, तो फिर आपको ही आपको समझने में आसानी होगा। हम सबको समझाते चलेंगे, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चल, वाइंडिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हम लोग, शायद थोड़ा सा बाकी था तो वो कर लेंगे, है ना, दिमाग में रहा नहीं मेरा। तो वाइंडिंग चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार चैट में बता दीजिए कि सबको अच्छे से दिख रहा है। निकल जाएगा, निकल जाएगा। मैकेनिकल वाला का प्रोसेस क्या है सीआईएल ज्वाइन करने का? अगर बीटेक किया हुआ है तो बोलिए गेट निकालेगा, और अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, आजकल वैकेंसी कम निकलता है। बिल्कुल ठीक है। तो वाइंडिंग जो चैप्टर है, इसमें हम कल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिए थे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको दे दिए थे, जिसमें हम आपको सबसे पहले तो हेड गियर के बारे में बताएं कि हेड गियर क्या होता है। ठीक है, देन आपको हम सस्पेंशन गियर के बारे में बताएं। सस्पेंशन गियर क्या होता है, पूरा अरेंजमेंट क्या होता है सस्पेंशन गियर का। फिर आपको हम गेज के बारे में बताएं, हल्का फुल्का आइडिया दिए, और हल्का सा शाफ्ट का डायमेंशन के बारे में बताए थे, फ्रिक्शन और कूपी वाइंडिंग। तो एक कॉन्सेप्ट आप कर लिए थे, अब हम लोग उसी के हिसाब से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाइंडिंग में जो पहला रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन नंबर है 76। 76 में बोला गया है वाइंडिंग इंजन मैन की नियुक्ति। तो इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इसी से रिलेटेड बता दें। 1957 का टाइम था। 1957 में जब रेगुलेशन निकाला गया था, उसके हिसाब से वाइंडिंग इंजन मैन का दो टाइप का सर्टिफिकेट हुआ करता था। पहला था फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट, और दूसरा था सेकंड क्लास वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट। इसको ऐसे समझिए कि जो लड़का मैकेनिकल डिपार्टमेंट से डिप्लोमा करता है, उसके बाद वो लोको पायलट का फॉर्म भरता है। ठीक है, लोको पायलट का फॉर्म भरने के बाद अगर उसका वैकेंसी निकल गया, तो शुरू में उसको ट्रेनिंग करवाता है। ट्रेनिंग करवाने के बाद उसको मालगाड़ी चलाने देता है, सॉरी इंजन देता है चलाने के लिए, कि भैया आप इंजन चलाओ, हाथ खोलो। इंजन जब चलाता है उसके बाद उसको मालगाड़ी देता है। मालगाड़ी चलाने में जब अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब उसको पैसेंजर ट्रेन दिया जाएगा कि लो आप पैसेंजर ट्रेन चलाओ। पैसेंजर ट्रेन में एक्सप्रेस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो उसके बाद एक्सप्रेस देगा। एक्सप्रेस में ज़्यादा अच्छे से चलाने लगेगा, तब जाके उसको मेल देगा, और लास्ट में राजधानी देगा। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है। बिल्कुल इसी सीक्वेंस को 1957 में फॉलो किया जाता था। कहा जाता था कि पहले आपको सेकंड क्लास वाइंडिंग इंजनमैन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर सेकंड क्लास वाइंडिंग इंजनमैन का सर्टिफिकेट आपके पास है, और आप 6 महीना का कहीं पे काम या ट्रेनिंग किए हैं, आप शुरू में, तो शुरू में आपको मटेरियल वाइंडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? मटेरियल वाइंडिंग करना पड़ेगा। मटेरियल वाइंडिंग क्या होता है सर? वाइंडिंग सिस्टम में जो आप गेज लगाए हैं, जिसमें से आप आदमी की जगह पे सामान डाल के ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मटेरियल वाइंडिंग। इसमें खतरा होगा, ज़्यादा ज़्यादा मटेरियल गिरेगा, सामान का नुकसान होगा, आदमी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो सेकंड क्लास वाइंडिंग इंजनमैन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद मटेरियल वाइंडिंग करता था। मटेरियल वाइंडिंग में जब तजुर्बा हो जाता था 6 महीना का, उसके बाद वो फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजनमैन के लिए अप्लाई करता था, और इसका एग्जाम निकाल लेने के बाद फिर उसको मेन वाइंडिंग का मिलता था। मतलब अब वो आदमी को नीचे उड़ा उतार सकता है, ऊपर चढ़ा सकता है। ठीक है, आदमी को उतारने चढ़ाने के लिए अब वो एलिजिबल है। इस टाइप का सीक्वेंस फॉलो होता था पहले, पहले के ज़माना में, यानी 1957। लेकिन धीरे-धीरे जब देखा गया कि 1 साल का तजुर्बा अगर आदमी के पास रहता है, तो वो अच्छे से हैंडल कर सकता है। 1 साल का तजुर्बा अगर किसी के पास है, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि उसको अलग से
ये सब करना पड़े, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो अभी जो 2017 वाला नियम बना है, इसमें क्या है, 2017 के हिसाब से क्या है, 2017 में ऐसा है कि सिर्फ एक ही वाइंडिंग इंजन का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऐसा नाम से हटा दिया गया है। इसको लेने के लिए आदमी को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10वां 12वां नहीं, कुछ नहीं, लिटरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, लिटरेट होना चाहिए। लिटरेट का मतलब क्या होता है, लिटरेट का मतलब होता है बस पढ़ा लिखा हो, मतलब कोई कागज देते हैं उसको तो पढ़ लिख लेता हो, उसको समझ लेता हो, चिट्ठी लिखने आता हो, बस हो गया। इसके लिए उसको कोई जरूरत नहीं है कि 8वां पास हो 10वां पास हो, ठीक है। वाइंडिंग इंजन 3 तरीके से चलता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वाइंडिंग इंजन कितना तरीके से चलता है, 3 तरीके से चलता है। कौन कौन सा तरीका है, सबसे पहला जो तरीका है मेरा, सबसे पहला तरीका है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से चलता है। बिजली से जब चलता है तो बिजली खर्चा भी होता है, ठीक है, तो बिजली वाला आज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा होता है आपका स्टीम से, यानी भाप से चलता है, ठीक है, भाप वाला इंजन से ईसीएल में ज़्यादातर जो वाइंडिंग सिस्टम लगा हुआ है वो स्टीम से चलता है। और तीसरा जो चलता है वो एयर कंप्रेसर से चलता है, एयर कंप्रेसर से चलता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला से चल रहा है तो ऐसा नियम है कि कम से कम 2 ठो व्यवस्था होना चाहिए, 2 ठो जगह से बिजली लिया। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी से आप चला रहे हैं तो वाइंडिंग इंजन में इनका जो मेन स्विच आप जोड़ेंगे, एक तो आपका मान लीजिए ईसीएल है तो ईसीएल का अपना बिजली होगा, है ना? ईसीएल का अपना बिजली होगा, ठीक है? तो एक तो ईसीएल का लाइन हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा वेस्ट बंगाल सरकार से आप लाइन ले सकते हैं। मतलब कम से कम 2 ठो अलग-अलग सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 2 सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लेना चाहिए। 2 सोर्स आपको लेना पड़ेगा, है। एक तो आप स्टेट गवर्नमेंट वाला बिजली ले लीजिए या एक तो आप ईसीएल का ले लीजिए। यहाँ पे अगर जनरेटर रखा जाता है या इन्वर्टर रखा जाता है जिससे वो चलाया जा सकता है, तो उस कंडीशन में एगो अगर बिजली है और एगो जनरेटर रखा है बैकअप में तो आपका काम चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मतलब आपको बैकअप रखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर स्टीम से चलाया जा रहा है या एयर कंप्रेसर से चलाया जा रहा है तो उस कंडीशन में भी बैकअप रखा जाता है, ठीक है। अगर एयर कंप्रेसर से चलाया जा रहा है तो कंप्रेसर का बैकअप रखा जाता है, एयर वाला टंकी सब। और अगर स्टीम से चलाया जा रहा है तो पर्याप्त मात्रा में कोयला रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नियम। तो वाइंडिंग इंजन में बनने के लिए कम से कम 18 साल होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ सॉरी, इसमें कोई उम्र नहीं है, इसका स्पष्ट नियम नहीं है, 65 साल तक भी आदमी बनता है ना मिनिमम, और ये नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर 30 एचपी से कम का मोटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है उसको हम लोग एचपी में नापते हैं, उसका जो पावर है उसको किस में नापते हैं, एचपी में नापते हैं। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, एचपी का मतलब क्या होता है सर, हॉर्स पावर, ठीक है। तो अगर 30 एचपी से कम है इलेक्ट्रिकल इंजन, या फिर 18 सेंटीमीटर से कम डाया है एयर कंप्रेसर या स्टीम वाला में, स्टीम वाला में एयर कंप्रेसर वाला में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का डायमीटर होता है, अगर वो डायमीटर 18 सेंटीमीटर से कम का है, ठीक है, उसका जो सिलेंडर का डायमीटर है उसी के हिसाब से इंजन का नापा जाता है कि क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, कितना उठा सकता है, नहीं उठा सकता है, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर से अगर कम डाया वाला है ना, तो उस कंडीशन में आपको ज़रूरत नहीं है वाइंडिंग इंजन में का। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है यानी 30 एचपी से ज़्यादा है या 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा डाई वाला है, ठीक है, तो उस कंडीशन में या बराबर है तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, बस पूछते हैं, बताइएगा। अगर 30 सेंटीमीटर है पूरा, या 30 एचपी है पूरा पूरी पावर, तो क्या होगा, रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, बताइएगा। वाइंडिंग इंजन में रखा जाएगा नहीं, पूरा पूरी 30 है ना, 30 से कम ना 30 से ज़्यादा, बताइएगा तो रखा जाएगा नहीं, चलो दिमाग थोड़ा सा लगाओ। बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गौर कीजिएगा 30 सेंटीमीटर से कम लिखा है, 30 सेंटीमीटर से 30 एचपी से कम लिखा है। 30 एचपी से कम का मतलब क्या होता है, 30 एचपी से कम का मतलब हो गया 29 एचपी, ठीक है, 29 एचपी हो गया या उससे कम हो गया, ये सभी आपका उसी के अंदर में आएगा, ठीक है। चलिए, तो 30 एचपी से कम रहेगा, तब 30 एचपी रहेगा तब आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसी तरह से अगर 18 सेंटीमीटर से कम है
तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन 18 सेंटीमीटर पूरा पूरी है तब आपको ज़रूरत पड़ेगा। इमरजेंसी में कंपेटेंट पर्सन वाइंडिंग इंजन को चला सकता, मतलब वाइंडिंग इंजन नहीं है और कुछ ऐसा दुर्घटना हो गया या इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, उस कंडीशन में जो कंपेटेंट पर्सन है वो चला सकता है। यहाँ पे कंपेटेंट पर्सन माइनिंग सरदार या ओवरमैन नहीं होता है, बल्कि इंजीनियर होता है, जो उसको मेंटेन कर रहा है, जो ट्रायल टेस्ट कर रहा है, उसको आ रहा है ना चलाने के लिए, तो वो चला सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में, ऐसा नियम है। अगर मान लीजिए किसी माइंस में बहुत ज़्यादा कठिन काम दिया जा रहा है, मतलब लगातार एक वाइंडिंग इंजन मैन है जो लगातार काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, ऊपर उठा रहा है, फिर नीचे भेज रहा है आदमी को, फिर ऊपर उठा रहा है, फिर नीचे भेज रहा है। इस कंडीशन में अगर रीजनल इंस्पेक्टर चाहेगा तो उसका कार्य का घंटा को 5 घंटा तक सीमित कर सकता है। ठीक है, उसका 5 घंटा का शिफ्ट ही कर देगा, है ना, 5 घंटा का वो शिफ्ट ही कर देगा। यहाँ पे मैनेजर का हाथ में पावर नहीं दिया गया, मैनेजर का हाथ में रहता तो एक ही आदमी से काम कराता। रीजनल इंस्पेक्टर देखेगा कि वाकई में इस आदमी को इस माइंस में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो 5 घंटा का वो लिमिट कर देगा। ठीक है। अच्छा, जब कभी भी वाइंडिंग इंजन रूम में आप जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा एक तो बोर्ड लगा रहता है, तख्ता, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ना स्कूल में, उसी तरह उसमें नाम लिखा रहता है वाइंडिंग इंजन मैन जो ड्यूटी पे मौजूद है। शिफ्ट ड्यूरेशन भी लिखा रहता है, मान लीजिए 8 बजे सुबह से लेकर के वो 4 बजे शाम तक काम करेगा, तो उसका नाम लिखा रहता है ऊपर में। ठीक है, कि ये आदमी जो है इतना बजे से इतना बजे तक ड्यूटी पे। मान लीजिए कभी कोई दुर्घटना हुआ, इमरजेंसी सिचुएशन हो, वाइंडिंग इंजन मैन नहीं है, नाश्ता करने गया, कहीं गया, तो उसको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसीलिए ये सब नाम लिखा जाता है। ठीक है, हालाँकि वाइंडिंग इंजन मैन का ये ड्यूटी बनता है कि कभी भी अपना इंजन को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 76 में यही है। तो एक बार फटाफट पूछते हैं, बताइएगा कितना एचपी से कम अगर मोटर हो इलेक्ट्रिसिटी वाला तो वाइंडिंग इंजन मैन का ज़रूरत नहीं है, फटाक से बताइएगा। आरआई किससे देख पाएगा, वो तो धनबाद में रहेगा। अच्छा, आरआई एरिया में रहता है, देखो बताते हो। 30 एचपी है जी, बिल्कुल 30 एचपी से कम, लेस देन 30 एचपी। बताइएगा सिलेंडर वाला में, सिलेंडर वाला केस में बताइएगा कितना एचपी से कम रहेगा तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, बताते हैं। जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे ये वाला बैच, तभी हम बताए थे कि रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर में आखिर अंतर क्या होता है। रीजनल इंस्पेक्टर का मतलब ये नहीं है कि धनबाद का रीजनल इंस्पेक्टर, सीतारामपुर जोन का जो इंस्पेक्टर साहब बैठते हैं वो वाला, ये कतई नहीं समझना आपको। रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है। पहले रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर नाम का ही पोस्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये पोस्ट नाम का नहीं। चीफ इंस्पेक्टर का मतलब है जो डीजी साहब है। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर का मतलब क्या है, जो डीजी साहब है या डीवाई डीजी साहब है। जब डीजी साहब ऑफिस में नहीं बैठता है तो डीवाई यानी डिप्टी डीजी साहब, है ना, डिप्टी डायरेक्टरेट जनरल जो है वो संभालता है उनका पद। तो ये दोनों आपका चीफ इंस्पेक्टर के कैटेगरी में आते हैं। तो रीजनल इंस्पेक्टर के कैटेगरी में कौन आते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर के कैटेगरी में जो भी बैठता है, ये जितना भी है, एक डायरेक्टर एग्जाम है, डायरेक्टर मैकेनिकल है, डायरेक्टर सिविल है, डायरेक्टर माइनिंग है, डायरेक्टर एग्जामिनेशन है, ये सभी आपका रीजनल इंस्पेक्टर के कैटेगरी में आता है। रीजनल इंस्पेक्टर के कैटेगरी में ये सभी आता है। ठीक है, अभी आपका सवाल होगा कि जो अलग अलग एरिया में वो हेड होता है वो क्या है सर, है ना, जैसे सीतारामपुर का डीजीएमएस ऑफिस है, वहां पर भी तो आदमी बैठता है? तो वो क्या है, देखिए डीजीएमएस अपना अलग अलग जगह पे ऑफिस बनाया है और उसमें कुछ इंस्पेक्टर को नियुक्त किया है, उसमें कुछ इंस्पेक्टर को नियुक्त किया है। ठीक है, वो इंस्पेक्टर भी अलग अलग डिसिप्लिन से होता है, कोई सिविल से, कोई माइनिंग से, कोई मैकेनिकल से, लेकिन इसको हम रीजनल इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर कतई नहीं कहेंगे, इसको हम सिंपली इंस्पेक्टर कहेंगे। अलग अलग जोन में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस जोन में जो भी माइनिंग हो रहा है मेटल का या कोल का, उस जगह पे जाके छापा मार सके, नजर रख सके।
धनबाद में जब रीजनल इंस्पेक्टर का बात आता है तो वो धनबाद भेजा जाता है, कॉपी भेजा जाता है, ऑफिस ऑर्डर भेजा जाता है, सब काम धनबाद से होता है। लेकिन रीजनल इंस्पेक्टर अगर जाके जांच नहीं कर सकता है तो वो सीतारामपुर वाला को फोन करके बोलेगा कि उस माइंस में जाके थोड़ा जांच कीजिए, तो उस माइंस में रेड डालिए, तो ठीक है। तो ये चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर आदेश जारी करता है कि जाइए जाके जांच कीजिए वहां पे, ये कीजिए, आपको जाके छापा मारना है, पता करना है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 77। 77 में है न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन। मतलब कभी भी अगर नया वाइंडिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है तो इंस्टॉल करने के 60 दिन के अंदर में इन्फॉर्म करना होता है रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना होता है 60 दिन के अंदर, ठीक है। 60 दिन के अंदर में उसको नोटिस देना होता है। चीफ इंस्पेक्टर चाहेगा तो उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है या फिर वही वाला अलाउ कर सकता है जो वो लगाना चाहता है। तो बस यहाँ पे एक ही डाटा मिलता है न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन में कि 60 दिन के अंदर में अगर चाहेगा तो उस कंडीशन में न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन को या तो लगवा सकता है या फिर वो मना भी कर सकता है। 60 दिन के अंदर में आरआई साहब को और सीआई साहब को भेजा जाता है, ठीक है। 78 में आते हैं कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट, ठीक है। इसमें बहुत सारे टर्म है, उसको भी हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्लीट एंगल, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लीट एंगल, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, फ्लीट एंगल दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल फ्लीट एंगल, एक होता है एक्सटर्नल फ्लीट एंगल, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये ड्रम है। ड्रम में रस्सा लपेटा हुआ है। इस पोर्शन को अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रस्सा लपेटा हुआ है, और इस पोर्शन को गौर से देखिएगा तो इसमें कम रस्सा लपेटा हुआ। जो जिधर ज्यादा रस्सा लपेटा रहेगा उसको हम कहेंगे इंटीरियर साइड। क्या कहेंगे सर? इंटीरियर साइड या फिर इनसाइड साइड। इनसाइड कहते हैं हम लोग उसको कि अंदर, और जिधर कम रस्सा लपेटा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, आउटसाइड कहते हैं या आउटर साइड कहते हैं, ठीक है। जिधर ज्यादा रस्सा लपेटा है उसको इनसाइड कहते हैं, जिधर कम रस्सा लपेटा है उसको आउटसाइड कहते हैं, ठीक। इतना समझ गया? समझ गया, चलो। अब हम लोग समझते हैं इंटीरियर फ्लीट एंगल क्या होता है। तो जो पुल्ली लगा रहता है, पुल्ली का मतलब घिरनी लगा रहता है, ठीक है। जो हेड गियर में या जनरली हेड गियर में जो पुल्ली लगा होता है, उस पुल्ली में जो रस्सा होता है, रस्सा और पुल्ली के बीच में एक एंगल बनता है, उसी एंगल को कहते हैं फ्लीट एंगल। क्या कहते हैं? फ्लीट एंगल। अगर ये वाला रस्सा में बन रहा है तो इसको हम लोग इनसाइड फ्लीट एंगल कहेंगे। अगर ये वाला रस्सा में बन रहा है तो इसको हम लोग आउटसाइड फ्लीट एंगल कहेंगे, ठीक है। इनसाइड फ्लीट एंगल क्या होता है? अगर अंदर वाला सिरा तरफ बन रहा है जिधर ज्यादा रस्सा लपेटा है तो इनसाइड फ्लीट एंगल, और बाहर वाला सिरा में रस्सा लपेटा हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे आउटसाइड फ्लीट एंगल। तो बताइएगा क्वेश्चन, इनसाइड या आउटसाइड जो भी हो, फ्लीट एंगल कितना से ज्यादा, मतलब कितना होता है? चलो, ज्यादा कम आप समझो, बताइए। बेसिकली इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फ्लीट एंगल कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? अच्छा, डीडीजी होता है, चलो डीडीजी लिखा था, हम डीवाई डीजी लिख दिए थे, कोई बात नहीं। ओके, नॉट मोर देन 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री जी, बिल्कुल। जो मेरा फ्लीट एंगल होता है वो कितना होता है सर? वो जो मेरा फ्लीट एंगल होता है वो आपका 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, ओके। तो सबसे पहले बोला कि कोई कंफ्यूजन हो तो मामला सीआई के पास भेजेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट बोला गया है। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो कोई इंस्टॉलेशन को लेके या कोई भी चीज़ को लेके, तो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, नहीं ऐसा होता होगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं। कंफ्यूजन हो तो सीआई के पास मैटर भेजा जाएगा। इंजन रिजिड फाउंडेशन में रखा जाएगा। रिजिड फाउंडेशन क्या होता है? जमीन को पहले गड्ढा करके एक ठो ढलाई करके बनाया जाएगा ऊंचा जगह, उसमें रखा जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं रिजिड फाउंडेशन। जितना भी सब स्टेशन होता है, बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर रखना होता है या वाइंडिंग इंजन रखना होता है, सबको हम लोग रिजिड फाउंडेशन में रखते हैं। अगर रिजिड फाउंडेशन में नहीं रखे तो क्या होगा? अगर हम जमीन में रख दे, समतल जमीन में, तो क्या होगा? देखो, ये जो इंजन हम ड्रम रखते हैं ना, ये ड्रम पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है सर। जितना प्रेशर पड़ता है, अब इसको हम समझाते हैं। अगर मान लीजिए कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर
300 मीटर लंबा है, तो बताइएगा लगभग कितना किलो का होगा। कल हम शायद समझाए थे इसको, हाँ समझाए थे। बैच हो गया है कि दिमाग में डाटा ही नहीं रह रहा है, हिसाब किताब लगाओ। चलो बहुत अच्छे, लगभग 3000 किलो का, ठीक है। तो आप समझिए कि 3000 किलो का वजन संभालने का टेंडेंसी होना चाहिए उस ड्रम का सर। ये जो ड्रम है, इस ड्रम को 3000 किलो का संभाल, 3000 किलो में आधा जमीन में समा जाएगा। अगर कमजोर रहेगा ये बुनियाद, तो आधा जमीन में समा जाएगा वाइंडिंग इंजन, ठीक है, घुस जाएगा पूरा जमीन के नीचे। तो इसीलिए रिजिड फाउंडेशन में बनाया जाता है, ताकि उस पे वजन पड़े तो आपका जो फाउंडेशन हो पूरी तरह से रिजिड रहे, तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। रिजिड फाउंडेशन में आप बहुत ज़्यादा वजन डाल सकते हैं, जैसे 4 तल्ला 10 तल्ला घर बनता है, नीचे वाला जो पिलर है उस पे कितना वजन पड़ता होगा, लगभग नहीं भी तो आपका 20,000 30,000 40,000 किलो पड़ता होगा, लेकिन कुछ होता है, कुछ नहीं होता। 100 साल तक बिल्डिंग कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह से रिजिड फाउंडेशन बनाया जाता है। देन बोले कि जो फ्लीट एंगल होता है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, जो अभी हम आपको दिखाएं वो कितना होगा, 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 25 अक्टूबर 1955। इससे पहले अगर वाइंडिंग इंजन लगा हो तो पुल्ली और रस्सा का डायमीटर कितना होगा, 80:1। मतलब समझाते हैं, ये है पुल्ली। यहाँ पे जो पुल्ली का बात किया गया है वो हेड गियर पुल्ली का बात किया गया है, यानी जो हेड गियर में लगेगा। ये जो पुल्ली का डायमीटर होगा 80:1 होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर रस्सा का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो पुल्ली का जो डायमीटर होगा वो 80 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये कब होगा, अगर 25 अक्टूबर 1955 से पहले का इंजन है तो। 1955 और 25 अक्टूबर 1955 को एक सर्कुलर लॉन्च किया गया था, जिसमें वाइंडिंग इंजन का रस्सा और ये पुल्ली का जो डायमेंशन है उसको चेंज कर दिया गया था। अब ये उस टाइम छूट भी दिया था कि अगर इससे पहले का है तो आप इस रेशियो में रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस टाइम वही वाला चलता था, वाइंडिंग इंजन को पूरा पूरी चेंज करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ जाता है, इसीलिए इसमें छूट दिया गया है। इसके बाद बोला गया है कि 1:100। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर आपसे कुछ डेट वगैरह जिक्र नहीं करे, खाली बोले बताइए वाइंडिंग इंजन में जो पुल्ली इस्तेमाल होता है हेड गियर वाला और रस्सा, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, तो बताइए क्या बोलेंगे आप। जी बिल्कुल, 1000 100 इंटू वन, 1:100, जो भी बोले सही है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पुल्ली रहेगा, ठीक है, जो पुल्ली रहेगा उसका डाया अगर 100 से 100 सेंटीमीटर है ना, तो जो आपका रस्सा है वो 1 सेंटीमीटर डाया का होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का होगा। इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा तो दिक्कत है जी, बिल्कुल दिक्कत है। क्योंकि जो पुल्ली होता है ना, उस पुल्ली में खाँचा बना रहता है साइड में, जिसमें रस्सा लपटाता है। अगर इसका ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो वो रस्सा जो है ना वो उससे निकल जाएगा। जैसे जब कभी भी आप कुआँ से पानी खींचते थे, तो कभी-कभी ऐसा होता था कि पानी खींचते-खींचते जो रस्सा है वो छलक के बाहर आ जाता था। तो उस कंडीशन में आपको समस्या हो जाता था, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही समस्या हो जाएगा, है ना? इसीलिए ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना ही इसी रेशियो में रखा जाता है, इसी रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एक सेकेंड। हाँ, ग्रुप, पुल्ली का ग्रुप ये समझते हैं थोड़ा सा, क्या होता है पुल्ली का ग्रुप, है ना। देखिए जो पुल्ली होता है ना सर, जो हेड गियर पुल्ली है, उस पुल्ली में क्या होता है, कुछ खांचा बना होता है। मतलब अगर पुल्ली को आप टॉप एंगल से देखेंगे तो उसके अंदर में कुछ ऐसा घाट बना रहता है, हल्का हल्का घाट बना रहता है। उसको बोलते हैं ग्रुप, घाट को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, उसको खांचा बोलते हैं हिंदी में। थ्रेडेड पोर्शन भी आप कह सकते हैं। वो क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि रस्सा उसी में रहे, रस्सा क्या है उसी में रहे, है ना। उससे ज़्यादा इधर-उधर नहीं जाए, अगर बहुत ज़्यादा जाएगा तो फ्रिक्शन होगा सर, इस रस्सा में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अगर ग्रुप में रहेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर ग्रुप में नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर रस्सा में फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है तो ये रस्सा कमज़ोर होगा, गर्म होगा, टूट सकता है, जल्दी आपका नष्ट हो सकता है। इसीलिए ग्रूव लगाना भी ज़रूरी है, जो पुल्ली होता है उसमें ग्रूव रहता है। स्लिपिंग ना हो इसके लिए पुल्ली हमेशा वर्टिकल रहता है, पुल्ली हमेशा क्या रहता है, वर्टिकल रहता है, ठीक है। क्यों रखता है ऐसा, क्योंकि स्लिपिंग ना, जैसे मान लीजिए ये पुल्ली है, ठीक है, ये हमेशा 90 डिग्री में रहेगा, ठीक है। इसको अगर ज़मीन से हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री में रहेगा। ये पुल्ली कभी भी ऐसे टेढ़ा हम नहीं लगा सकते, ठीक है ना? ऐसे इस एंगल पे नहीं लगा सकते हैं, इस एंगल पे नहीं लगा सकते, बल्कि 90 डिग्री में रहता है।
जब सीधा सीधी रहता है तो इसमें रस्सा जो है वो सही से फिट रहता है। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा करेंगे तो रस्सा छलक जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी के कारण रस्सा थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, छलकने को बोलते हैं स्लिपिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनसाइड आउटसाइड फिट एंगल, अरे हाँ चलो। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 79 पे। ठीक, 79 है फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन्स, वाइंडिंग इंजन्स का फिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ टर्म को समझ लेना पड़ेगा। समझते हैं। TORQUE, टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या होता है? देखो टॉर्क का मतलब कुछ नहीं, इसको मतलब समझिए सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा। एक रस्सा है, ठीक, इस रस्सा में केज लगा हुआ है, पूरा का पूरा केज लगा हुआ है ना। वाइंडिंग सिस्टम है, सिंगल टाइप का है, मतलब ड्रम वाइंडिंग है। तो बताइए सबसे ज्यादा वजन इस पे कब लगेगा? जब ये जो है मिडिल में रहेगा या जमीन से उठा हुआ रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस पे बहुत ज्यादा वजन लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क अप्लाइड होगा। ठीक है, जब जमीन पे रखा हुआ है या सरफेस पे है तब नहीं होगा, बल्कि जब ये उठ चुका होगा थोड़ा दूरी पे, तब जाके इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका फ्रिक्शन वाइंडिंग है, तो उस कंडीशन में जब दोनों का दोनों केज जो हवा में रहेगा, है ना, तो उस टाइम मैक्सिमम टॉर्क लगेगा इस पे। मैक्सिमम टॉर्क, ये भी नीचे खिंचाएगा ये भी नीचे खिंचाएगा, तो मैक्सिमम एनर्जी लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो वही चीज इसमें बोला गया है। हम आगे भी आपको समझाते हैं। उससे पहले यहाँ पे ड्रम के बारे में समझिए। ठीक है, ये पहले यहाँ पे आप क्या समझिए ड्रम के बारे में। देखो ड्रम चार प्रकार का होता है। सिलिंड्रिकल ड्रम, कॉनिकल ड्रम, आगे दिखाते हैं, सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम, सिलिंड्रोकॉनिकल ड्रम। ये ड्रम आपको पढ़ना है जी, बिल्कुल पढ़ना है, क्योंकि अभी सिलेबस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। सिंपल चीज है यार, कुछ खास नहीं है, बताते हैं आपको। अगर कम डेप्थ का सिम है, पूछते हैं बताइएगा, अगर सेलो डेप्थ है तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, सेलो डेप्थ आप किसको मानेंगे? टेक्स्ट बुक से डाटा लीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। हमको लगता है ज्यादातर लड़का गलती करेगा और दिखता है। अच्छा, नहीं करता। जब बोलते हैं ज्यादातर लड़का गलती करेगा तो नहीं करता ज्यादातर लड़का गलती, सतर्क हो जाता है। सैलो डेप्थ किसको कहेंगे? चलो कोई आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन पे आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 150 से कम को, 200 से 450 को, ठीक है चलो समझाते हैं। गलती किया है अच्छा खासा लड़का, समझाते हैं। देखो सेलो डेप्थ कहते हैं जब 200 मीटर तक का डेप्थ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको सेलो डेप्थ कहते हैं। मॉडरेट डेप्थ क्या होता है? मॉडरेट डेप्थ, मॉडरेट डेप्थ होता है जब 200 मीटर से लेकर के 400 मीटर तक, 450 मीटर तक अगर आप नाप रहे हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं? मॉडरेट डेप्थ कहते हैं। तो फिर डीप सिम क्या होता है सर? डीप सिम अगर 450 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक का डेप्थ हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको डीप सिम कहेंगे। तो फिर वेरी डीप सिम क्या होता है सर? वेरी डीप सिम, वेरी डीप सिम का मतलब है कि अगर 900 मीटर से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वेरी डीप सिम कहेंगे। ये जो डाटा है ये आपका टेक्स्ट बुक का डाटा है। यहाँ पे 150 मीटर आप बहुत सारे किताब में पढ़े होंगे, उस डाटा को करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक सर्वोपरि है। सीएमआर के बाद दूसरा नंबर पे कुछ आता है तो वो टेक्स्ट बुक आता है। सेलो डेप्थ एवरेज यहाँ पे डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 में लिखा हुआ है ना। आपका ड्रीवेज ऑफ कोल में होगा स्टार्टिंग में ही। तो 200 मीटर है तो 200 मीटर ही मानना पड़ेगा जनाब। 200 मीटर तक का जो डेप्थ होता है इसी को हम लोग सेलो डेप्थ कहते हैं। 150 मीटर वाला डाटा दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम ड्रम समझा रहे थे। तो ड्रम का अलग अलग साइज और अलग अलग शेप होता है, और कुछ ड्रम हल्का होता है कुछ ड्रम भारी होता है। सिलिंड्रिकल ड्रम मेरा हल्का होता है। जब हम सेलो डेप्थ में इस्तेमाल करना हो तो हम लोग सिलिंड्रिकल ड्रम का इस्तेमाल करते हैं। सिलिंड्रिकल ड्रम का हम सेलो डेप्थ में इस्तेमाल करते हैं। सेलो डेप्थ क्या होता है? वर्टिकल डेप्थ होता है। वर्टिकल डेप्थ की हम बात कर रहे हैं
तो जहाँ पे 200 मीटर से कम डेप्थ होगा, उस जगह पे हम लोग सिलिंड्रिकल ड्रम का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक और खराबी है भैया, क्या खराबी है? बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो, है ना? बहुत धीरे-धीरे चलेगा, 1 मीटर 0.9 मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड 0.9 तक जाता है जनरली, 1 तक मैक्सिमम जाता है। ये इसको हम लोग स्लो कहेंगे कि ये थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है? तो जहाँ पे हमको शैलो डेप्थ जो है, जहाँ पे स्लो आपका स्पीड का रिक्वायरमेंट हो, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 200 मीटर स्लो में काम चल जाएगा हमारा, और जहाँ पे हमको कम वज़न ढोना पड़े, ठीक है? लाइट वज़न ढोना पड़े, एक बार में 5 गो आदमी जा रहा है या 6 गो आदमी जा रहा है, अगर मेन वाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल के लिए कर रहे हैं तो एक बार में 1 टब जा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे लाइट वेट, हल्का वेट हम कहेंगे। इस कंडीशन में हम सिलिंड्रिकल ड्रम का इस्तेमाल करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सिलिंड्रिकल ड्रम का। सिलिंड्रिकल ड्रम का एक बार डाटा को एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। तो हम बता रहे थे सिलिंड्रिकल ड्रम क्या होता है? सिलिंड्रिकल ड्रम का यूज़ हम लोग कब करेंगे? जब स्पीड कम है तब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? जैसे 0.9 मीटर प्रति सेकंड से कम स्पीड होता है, जनरली 1 है अबाउट, ठीक है? शैलो डेप्थ है, स्लो अगर चल सकता है या लाइट सामान का यूज़ करना है तो सिलिंड्रिकल ड्रम का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा हल्का होता है। इसको उठाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है ना? हल्का होता है, ठीक है? तो ये कम जगह पे कम डेप्थ में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है कॉनिकल ड्रम। दूसरा क्या आता है? कॉनिकल ड्रम। तो अगर मॉडरेट डेप्थ है, तो उस कंडीशन में हम कॉनिकल ड्रम का इस्तेमाल करेंगे। तो बताइए मॉडरेट डेप्थ किसको कहते हैं? मॉडरेट डेप्थ है तो हम लोग कॉनिकल ड्रम का इस्तेमाल करते हैं, बताइएगा मॉडरेट डेप्थ किसको कहते हैं? चलिए, चैट देख रहे हैं। एचपी सोनी में लेस देन इतना दिया हुआ है। जी बाबू, एचपी सोनी, एलजी काकू सब पे दिया हुआ है, लेकिन आपको वॉल्यूम 1 यानी टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, इसलिए 200 को 200 से 450, जी बिल्कुल 200 से 450 मीटर अभी हम बताए थे, ठीक है? चलिए, तो मॉडरेट डेप्थ में हम लोग कॉनिकल ड्रम का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो वजन होगा वो आपका मीडिएट होगा, ठीक है? मीडिएट वजन मतलब ना बहुत ज़्यादा भारी ना बहुत ज़्यादा कम। 10 गो 12 गो आदमी जा रहा है तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है? इसका जो स्पीड है वो आपका वो भी मीडियम, ठीक है? स्पीड के बारे में भी ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं है आपका किताब में। मॉडरेट में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, मीडियम अगर डेप्थ है तब इस्तेमाल करते हैं, और अगर मीडियम स्पीड है तभी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कॉनिकल ड्रम का, ठीक है? तो कॉनिकल ड्रम आपका क्लियर हो गया और सिलिंड्रिकल ड्रम क्लियर हो गया, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन है, शैलो डेप्थ में हम लोग किसको यूज करेंगे, कौन सा टाइप का ड्रम का? बताइएगा। ऐसे भी क्लास एंड होने वाला है तो फिर से हम रिज्वाइन करवा देंगे तुरंत। हाँ बिल्कुल, सिलिंड्रिकल का इस्तेमाल करेंगे। मॉडरेट में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? मॉडरेट में कॉनिकल का इस्तेमाल करेंगे। 0.9 मीटर प्रति सेकंड स्पीड होता है एक ठो सिलेंडर का, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। एक ठो ड्रम का बताइए, वो ड्रम का नाम क्या है? उससे ज़्यादा स्पीड नहीं जा सकता है 0.9 मीटर प्रति सेकंड से, जनरली 1 मीटर तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है, स्लो कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है?
चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सब वीडियो ऑफ करके रखिए, है ना, थोड़ा सा डाटा आपका ज़्यादा खर्चा होगा। चलिए, बिल्कुल। तो हम लोग ठीक है, तो हम लोग आपको आपका सिलिंड्रिकल ड्रम वगैरह पढ़ रहे थे कि सिलिंड्रिकल ड्रम या कॉनिकल ड्रम का इस्तेमाल हम लोग कब-कब करते हैं, ठीक है? चलिए, लगभग सब जॉइन कर लिया है, 1 मिनट देख लें, ठीक है? चलो, जम्हाई ले रहे हो बाबू, कम से कम वीडियो आप देख कर दिया करो, है ना? ठीक है, तपन कुमार, ठीक है, इसको छोटा कर दे रहे हैं, चलो। तो देखो, हम फिटिंग के बारे में बता रहे थे कि वाइंडिंग इंजन जो होता है उसका फिटिंग कैसे-कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में बताएँ। सबसे पहले तो सिलिंड्रिकल ड्रम होता है जिसको कम डेप्थ में, शैलो डेप्थ में हम इस्तेमाल करते हैं, कम वज़न के लिए, कम स्पीड के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ड्रम जो हम आपको बता रहे थे, वो था कॉनिकल ड्रम। कॉनिकल ड्रम बोले कि मीडियम स्पीड के लिए, मीडियम डेप्थ के लिए, मॉडरेट डेप्थ के लिए और मॉडरेट वज़न के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 2 ठो और ड्रम होता है, एक होता है सिलिंड्रो कॉनिकल ड्रम और एक होता है कॉनिकल ड्रम। ये दोनों हम लोग बहुत ज़्यादा वज़न के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेवी वज़न अगर कहीं पे रहेगा, तो उस जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है? उस जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, सिलिंड्रो कॉनिकल का इस्तेमाल करेंगे या फिर बाई सिलिंड्रो कॉनिकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? जब हेवी वज़न का हमको इस्तेमाल करना हो, तो उस जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। सिलिंड्रो कॉनिकल में क्या होता है सर, डेप्थ जो है वो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेप्थ जो है वो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 900 मीटर रहे, कुछ भी, मतलब हाई डेप्थ में ही हम लोग यूज़ करते हैं जनरली। आपका डेप्थ डीप माइंस में यूज़ करते हैं या वेरी डीप माइंस में यूज़ करते हैं। डीप माइंस में 450 से ऊपर आता है और वेरी डीप में 900 से ऊपर आता है। तो जब बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत भारी है तब भी। ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सिलिंड्रो-कॉनिकल और बाई सिलिंड्रो-कॉनिकल, ये दोनों का दोनों ड्रम जो है उसका सेम टू सेम यूज़ है ना? उसमें कोई अंतर नहीं है। जा इसका डेप्थ रहेगा, ये आपका बहुत ज़्यादा डेप्थ माइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, डीप माइंस के लिए, ठीक है? डीप माइंस से वहाँ यूज़ करेंगे। वज़न अगर हम बात करेंगे तो हेवी वज़न के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना? अगर स्पीड का बात करेंगे तो जहाँ पे स्पीड हमको हाई स्पीड का ज़रूरत पड़ता है, ये दोनों ज़रूरत पड़ता है। तो ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक सेम है। सिलिंड्रो-कॉनिकल का, बाई सिलिंड्रो-कॉनिकल का, ठीक है? सिलिंड्रो-कॉनिकल और बाई सिलिंड्रो-कॉनिकल दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है ना? चलिए, हमको फटाफट चारों ड्रम का नाम बता दीजिए। चैट में बताइए, हम पढ़ रहे हैं। चारों ड्रम का नाम बता दीजिए, प्लीज़ बताइए, क्या बताने बोल रहे हो बाबू? डिफरेंस क्या होता है दोनों में? दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। दोनों का एक ही चीज़ होता है, एक मल्टी डेक में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना? प्रचलित है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अंडरग्राउंड माइंस में डेप्थ माइन कौन-सा है सर? देखो, केजीएफ का जो माइंस है उसमें 150 लेवल तक चला हुआ है, 150 लेवल, समझ रहे हैं? 150 लेवल, ठीक है? लगभग 3000 मीटर, 3 किलोमीटर ज़मीन के नीचे आपको घुसना पड़ेगा, ठीक है? केजीएफ का माइंस है। सिलिंड्रिकल, कॉनिकल, अच्छा, बाई सिलिंड्रिकल, बाई कॉनिकल। चारों ड्रम आपको याद हो गया है, कब-कब यूज़ करेंगे, सबको पता है? सबको पता है? बिल्कुल। चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, हम प्रीवियस क्लास में बता रहे थे कि 3 टाइप का आपका लेग होता है, 3 टाइप का आपका हेड गियर होता है, ठीक है? 3 टाइप का हेड गियर होता है, जिसमें हम बताए थे कि ये जो फ्रेम वाला है वो बिल्कुल ऐसा नहीं समझिएगा कि जो फ़ोटो में हम दिखाए थे वो ए फ्रेम बिल्कुल वैसा होता है, ठीक है? ए फ्रेम देखो ऐसा होता है, ए जैसा दिख रहा है पूरा पूरी, ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसा, और बीच में यहाँ पे केज सिस्टम आपका जो पुल्ली है वो लगा रहेगा, पुल्ली से रस्सा झूला रहेगा। इसका जो लेंथ की बात करें तो 32 मीटर हाइट का होता है, और अगर हम 4 पोस्ट वाला का और 6 पोस्ट वाला का बात करें तो लगभग दोनों मिला करके 40 के आसपास होता है। 14.8 होता है, 40.8, है ना? 40.8 कह रहे हैं, हाँ, लगभग 40 मीटर के आसपास होता है और ये लगभग 30 मीटर के आसपास होता है। तो ए टाइप हम लोग, एक तो हो गया ए टाइप, कम अगर वजन है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका, ए टाइप का। दूसरा होता है 4 लेग और तीसरा होता है 6 लेग।
ठीक है। 6 लेग थोड़ा ज़्यादा होता है तब इस्तेमाल करते हैं, 4 लेग आपको मीडियम और ज़्यादा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का जो हाइट है लगभग 40 मीटर होता है और ए टाइप का अगर हम बात करें हाइट का लगभग 32 मीटर होता है, ठीक है। तो 4 टाइप और 6 टाइप बाहर से देखेंगे दूर से तो एक ही जैसा दिखता है, सामने जाके देखेंगे तब पता चलेगा पैर क्या हुआ है, तो पैर गिन के आप पता कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका फोटो भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको आगे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिटिंग वाला पे रेगुलेशन पे आते हैं तो बोला गया है ड्रम के साइड में फ्लैंज लगा होता है, फ्लैंज का मतलब होता है कनखा। फ्लैंज क्या चीज होता है समझाते हैं फिर से। ये जो ड्रम हम दिखाएं, चारों का चारों ड्रम को आप गौर से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा निकला हुआ है, ये देखिए ये थोड़ा सा निकला हुआ है, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा निकला हुआ है, ये देखिए ये थोड़ा सा निकला हुआ है। उसके बाद अगर आप ऊपर जाके देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर और चलते हैं, इसमें भी अगर हम देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे निकला हुआ है, ये वाला जो है ये निकला हुआ है, ये देखिए निकला हुआ है, ये देखिए निकला हुआ है, ये निकला हुआ है। ये क्यों है सर? ये फ्लैंज है, फ्लैंज। फ्लैंज का मतलब है जब रस्सा आप खोल रहे हैं, रस्सा ढीला छोड़ रहे हैं, तो रस्सा कभी भी क्रॉस ना कर जाए, ड्रम को कभी इधर उधर ना चल जाए, बल्कि एक रास्ता में रहे, रस्सा सीधा रहे, उसके लिए हम लोग फ्लैंज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो फ्लैंज का वही काम है, हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं कनखा, ठीक है। कनखा कहते हैं, है ना। जो पतंग उड़ाते हैं उनको कनखा पता है। जब पतंग उड़ाते हैं तो हम लोग कनखा का इस्तेमाल करते हैं, कनखा लगाते हैं। ड्रम वाइंडिंग में एक सिरा मजबूती से ड्रम से बंधा रहता है, ड्रम वाइंडिंग के बारे में हम आपको बता ही दिए, और दूसरा सिरा जो है केज से लगा रहता है। केज लोवेस्ट पॉइंट पर रहेगा तो ड्रम कम से कम 2 बार रस्सा लपेटा रहे, ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए, मान जा। ओके। अब यहाँ पे कुछ चीज को आप समझिएगा। एक है ड्रम, चाहे किसी भी टाइप का हो हम ऐसे ही बनाते हैं। इस ड्रम में बोला गया है कि कम से कम 2 बार रस्सा लपेटा रहेगा जब जो ड्रम है, जो केज है, ठीक है, वो आपका लोवेस्ट पोजीशन पे रहे। लोवेस्ट पोजीशन क्या होगा? एकदम तल्ली पे, पीठ का बॉटम पे रहेगा, तब भी जाके इस पे 2 बार कम से कम रस्सा लपेटा रहेगा। एक्चुअल में रस्सा लपेटा नहीं रहता है ड्रम में, रस्सा को सोल्डिंग किया जा सकता है, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो वेल्डिंग करके चिपका देते हैं, इसको हम लोग सॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉकेट, ठीक है। तो वाइंडिंग में आपको मिलेगा ऐसा, आने वाला टाइम में शब्द मिलेगा। सॉकेट होता है, व्हाइट मेटल को गला के चिपकाते हैं, 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो ये सब थोड़ा सा दिमाग में आएगा, तो समझिएगा रस्सा को इस ड्रम से बांधने के लिए इस ड्रम में ही वेल्डिंग करके चिपका दिया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं वेल्डिंग करके चिपका दिया जाता है। कितना? कम से कम 2 टर्न, ठीक है। 2 टर्न मतलब 2 बार हम घुमा के उसको पूरा वेल्डिंग कर देते हैं। उसके बाद का जो मेरा रस्सा है खाली रहेगा, यानी कभी अगर ऐसा हुआ कि ड्रम पूरा खुल भी गया तो इसमें 2 बार रस्सा लपेटा हुआ है, ठीक है। 2 बार रस्सा मेरा लपेटा हुआ, तो ज्यादा सेफ्टी हमको मिलता है। तो वही बोला है कि जब लोएस्ट पोजीशन पे रहे यानी पीठ बॉटम पे रहे तो ड्रम में कम से कम 2 बार रस्सा लपेटा हो, इतना ज्यादा इसका होना चाहिए, है ना। इसका बाद बोला 1 या 2 ड्रम हमेशा ब्रेक में लगा रहेगा, एक ब्रेक हमेशा ऑन रहेगा ताकि लाइन कटे तो अपने आप बंद हो जाए। तो आप सोच रहे होंगे, कभी आपका दिमाग में आएगा कि लिफ्ट है या ड्रम केज है, ठीक है, केज है, कभी ऐसा हो कि लाइन कट जाए, केज नीचे जा रहा हो या ऊपर आ रहा हो, लाइन कट जाए, तो अचानक से क्या ये झटका मार के रुकेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ा ही स्मूथली रुकेगा, ठीक है। बड़ा ही स्मूथली रुकेगा क्योंकि इसमें ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाता है, और 1 या 2 ब्रेक हमेशा इस पे अप्लाइड रहता है, ठीक है। 1 या 2 ब्रेक क्या होगा? हमेशा इस पे अप्लाइड रहेगा, है ना? तो ब्रेक ऑटोमेटिकली इस पे लग जाता है, ठीक है। बोला गया है कि 2 केज है तो ब्रेक का मैक्सिमम कैपेसिटी होना चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क को रोक सके। तो हम बताए थे 2 केज कब होगा भाई साहब? 2 केज तब होगा जब हम लोग फ्रिक्शन वाइंडिंग कर रहे हैं। एक केज मेरा हवा में है, दूसरा भी केज अगर हवा में रहेगा तो उस कंडीशन में जो रस्सा है इसमें मैक्सिमम वजन लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम वजन ये ढोएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क शब्द को इसीलिए हम क्लियर किए थे, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड। बोला गया है स्टीम इंजन एयर कंप्रेसर सिस्टम में स्क्रू व स्टॉप वाल्व के रूप में, कंट्रोल वाल्व के रूप में यूज नहीं करना, ठीक है। अब ये क्या चीज है समझाते हैं। घर में अगर आप पाइप का कनेक्शन लगवा है ना, पाइप लाइन, तो बहुत जगह पर ऐसा घिरनी जैसा रहता है घुमाने वाला, ठीक है।
आप इस घिरनी को घुमाते हैं तो छत में पानी आने लगता है, फिर घिरनी को घुमाते हैं तो घर का पानी आना बंद हो जाता है। तो ये सब जो घिरनी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाल्व। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वाल्व। या तो घिरनी टाइप का रहता है या फिर टूटी टाइप का रहता है, मतलब आप घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा, इस टाइप का रहता है, जिससे आप कंट्रोल करते हैं एयर का प्रेशर। बिल्कुल यहाँ पर भी बोला है कि अगर स्टीम इंजन या एयर कंप्रेसर है तो उसमें हम लोग को कुछ भाल्व का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें स्क्रू स्टॉप वाल्व का यूज नहीं कर सकते हैं। स्क्रू स्टॉप वाल्व क्या होता है सर, इसको पेचकस से खोलना पड़ता है। पेचकस मतलब स्क्रू ड्राइवर समझो ना, स्क्रू ड्राइवर से हमको खोलना पड़ता है। तो स्क्रू ड्राइवर से जब हम इसको खोलते हैं तो एयर बहुत ज्यादा लीक करता है कंप्रेसर, और वाइंडिंग इंजन में जो इंजन का स्टीम होता है बहुत ज़्यादा लीक करता है, इसीलिए हम लोग स्क्रू स्टॉप वाल्व का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बोला गया है कि स्क्रू वाल्व का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, इसके बाद बोला गया रिलायबल डेप्थ इंडिकेटर रहेगा, डेप्थ इंडिकेटर। ठीक है, डेप्थ लिखे हैं, एक्चुअली डेप्थ नहीं है। ठीक है, डेप्थ इंडिकेटर है। तो रिलायबल डेप्थ इंडिकेटर रहेगा, यानी कि कितना आप नीचे जा रहे हैं, है ना, वो आपको बताएगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके जस्ट सामने स्पीडोमीटर लगा रहता है, आपको बताता है कितना गति से आप चल रहे हैं, कितना डिस्टेंस आप कवर किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे डेप्थ इंडिकेटर रहता है, ये बड़ा सा रहता है घड़ी जैसा। ठीक है, इससे क्या होता है, ये बड़ा सा घड़ी जैसा रहेगा, इसमें पूरा कांटा बना रहता है, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर ऐसे करके बना रहेगा। इससे आप क्या करेंगे, है ना, चलिए, इससे आप आराम से देखते पता चलेगा कि कहाँ तक पहुँचा है। ऑटोमेटिक डिवाइस हो तो 2 टर्न ड्रॉप के बराबर की दूरी सरफेस के बीच तक पहुँचेगा तो अलार्म बज जाएगा। इसको समझाते हैं। तो ऐसे समझिए, ये है आपका केज सिस्टम। ठीक, यहाँ है सरफेस। ठीक, ये है आपका ड्रम। ड्रम में 2 बार रस्सा लपेटे तो मान लीजिए 10 मीटर रस्सा, मतलब 2 बार आप लपेटे तो 10 मीटर रस्सा लगभग आपका बर्बाद हुआ। तो जो सरफेस है इससे 10 मीटर रस्सा, जो मतलब 10 मीटर का दूरी होगा, 10 मीटर का, है ना? यानी कि 2 टर्न के बराबर की दूरी, जो ड्रम में 2 बार आप रस्सा लपेटे हैं, उसका जो भी लंबाई होगा, सरफेस से उतना लंबाई के बीच में कुछ मैग्नेटिक सिस्टम बना के रखा जाता है। मैग्नेटिक सिस्टम क्या होता है समझते हैं। जब कभी आप मॉल में घुसते हैं, तो मॉल में घुसते हैं तो शुरू में देखिएगा ऐसे वो गेट बना रहता है ना? उस गेट के बीच में से आपको बोलता है क्रॉस करो। आप इस गेट के बीच में से क्रॉस करते हैं, अगर आपके पास मेटेलिक है या एक्सप्लोसिव वगैरह है, तो अलार्म बजने लगेगा। अगर छोटा-मोटा लोहा है तो खाली टी-टी करेगा। ठीक है? तो इसके अंदर से आपको गुजरना पड़ता है। तो आपका अंदर में अगर लोहा है आपके पास बहुत ज़्यादा या कुछ ऐसा है, तो इंडिकेटर बता देगा कि आपके पास लोहा है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे होता है। यहाँ पे कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा जाता है कि जब भी इसमें से केज गुजरता है, केज मेरी बहुत हैवी मेटल है, जब ये गुजरेगा तो अलार्म बज जाएगा। ठीक है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा जिसके कारण अलार्म बज जाएगा सरफेस में। ठीक है? मतलब जो आपका इंजन वाइंडिंग इंजन का घर है, वहाँ पे क्या होगा, अलार्म बज जाएगा। है ना? तो यही बोला गया है कि ऑटोमेटिक डिवाइस ऐसा कुछ होगा कि 2 टर्न के बराबर की दूरी जब सरफेस में पहुँचने वाला रहेगा, तो आपको अलार्म मिल जाएगा। ठीक है? है ना? ओके, थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम आता है। तो एक बार फटाफट रिकैप करते हैं, फटाफट बताइएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, फ्लीट एंगल कितना होता है? ज़्यादा कम वाला भी बोलिएगा, इतना से ज़्यादा नहीं, इतना से कम नहीं। ठीक है? चलिए, फ्लीट एंगल कितना होता है? खाली डाटा नहीं बताना, बताना इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, इससे अधिक नहीं, या इससे कम नहीं, या इतना या इतना ज़्यादा। नॉट मोर देन 1.5, नॉट मोर देन 1.5। डाटा याद रह जाएगा, नॉट मोर देन लेस देन भूल जाइएगा। फिर वहाँ पे देगा 1.5 से कम नहीं, 1.5 से ज़्यादा नहीं, 1.5 के बराबर, नन ऑफ दिस, कन्फ्यूज हो जाएगा। नॉट मोर देन 1.5। ठीक है, चलिए। रस्सा और पुली का डायमीटर कितना होता है? रेशियो क्या होगा उसका? रस्सा और पुल्ली का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 1:100 बोलिए, रस्सा का 1 सेंटीमीटर और पुल्ली का 100, या फिर 100:1 भी कह सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, वहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 25 अक्टूबर 1955 से पहले बना है तो उस कंडीशन में बताइएगा कितना हो जाएगा? 25 अक्टूबर 1955 से पहले लगा हुआ है तो रस्सा पुली का डायमीटर कितना हो जाएगा?
बिल्कुल 1:80, रस्सा का 1 सेंटीमीटर और 80 हो जाएगा आपका इसका, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि वाइंडिंग इंजन मैन का ड्यूटी कितना घंटा तक सीमित किया जा सकता है। जी बिल्कुल, 5 घंटा तक सीमित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इमरजेंसी में वाइंडिंग इंजन को कौन चला सकता है। इमरजेंसी में वाइंडिंग इंजन को कौन चला सकता है। कॉम्पिटेंट पर्सन चला सकता है। जो इंजीनियर वगैरह होता है सब कॉम्पिटेंट पर्सन के अंदर में ही आता है, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन ही आपको बोलना है, ओके। ज्यादा एक्यूरेट आंसर वही है, ठीक। नया वाइंडिंग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो कितना दिन पहले हमको खबर करना पड़ेगा RICI को। नया वाइंडिंग इंजन लगा रहे हैं या पुराना वाला कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, दोनों ही नया ही कैटेगरी में आता है, तो उस कंडीशन में कितना दिन पहले हमको बताना पड़ेगा। बिल्कुल 60 डेज पहले हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर मॉडरेट डेप्थ है, मीडियम डेप्थ है, तो उस कंडीशन में मॉडरेट डेप्थ CMD साहब कौन बोला रहे, तो अगर मॉडरेट डेप्थ है तो कौन सा सिलेंडर का इस्तेमाल होगा। अभी हम 4 सिलेंडर का नाम बताए थे। पहला बोले थे सिलेंडर, सिलेंड्रिकल, दूसरा कॉनिकल, बाई सिलेंड्रिकल, चलिए बाई सिलेंडर कॉनिकल। अगला क्वेश्चन है, अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ है या बहुत ज़्यादा स्पीड का हमको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वजन उठाना है, तो हम कौन सा या कौन कौन सा सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेंड्रो कॉनिकल या फिर बाई सिलेंड्रो कॉनिकल, ठीक है। चलिए, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, जब आपका पिट बॉटम में केज रुका रहेगा तो जो रस्सा है वो ड्रम में कम से कम कितना बार लपेटा रहेगा। पिट बॉटम में जब रुका हुआ है केज तो जो मेरा रस्सा है वो कितना बार लपेटा रहेगा। कम से कम 2 बार लपेटा रहेगा, जी बिल्कुल, कम से कम 2 बार लपेटा रहेगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाकी तो कॉन्सेप्ट था, इसमें डाटा वगैरह कुछ है नहीं, ओके। 79 का डाटा, रेगुलेशन में 79 का डाटा कौन सा बुक में है। अच्छा, ये जो हम ड्रम वाला बताएं, ये एक किताब आता है आपका, हॉलेज एंड वाइंडिंग करके, बुक का ऑथर का नाम को याद नहीं आ रहा, एस घातक, ठीक है। उस किताब में ये सब कुछ दिया हुआ है। वाइंडिंग बड़ा ही अच्छे से समझाया, थोड़ा ज़्यादा समझा दिया है, जितना आपको ज़रूरत है उतना छाट के पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी सेंड कर देंगे क्लास खत्म होने के बाद। मेन वाइंडिंग और वाई वाइंडिंग, नहीं दोनों अलग है। मेन वाइंडिंग और स्कीप वाइंडिंग दोनों आपका अलग अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है। सॉफ्ट फिटिंग, आज इतना ही रहने दे या छोड़ दे, जैसा बोलिएगा आप लोग, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाएगा। मेन राइडिंग और वाइंडिंग का काम, मेन राइडिंग देखो यार, मेन राइडिंग इंक्लाइन में लगाया जाता है, ठीक है, शाफ्ट में नहीं लगाया जाएगा, इंक्लाइन में लगाया जाएगा जिसमें आदमी बैठ के चढ़ के जाएगा। मेन राइडिंग में बहुत सारा गाड़ी घोड़ा भी होता है ना। लेकिन वाइंडिंग सिस्टम क्या है, शाफ्ट में लगाया जाएगा, ठीक है। पीपीटी भेजिएगा, 7 बजे का क्लास वाला भेज देंगे, क्लियर, बस हो गया, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, है ना। और जैसे ही ये क्लास खत्म होगा हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अभी हम क्लियर कर देते हैं। देखो अभी हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है हम कुछ दिन, हो सकता है 2-3 दिन ऑफ करें बीच में, इसीलिए हम जितना हो सकता है अभी हम क्लास ले रहे हैं। मेरा वैसा टेंडेंसी नहीं है कि हम ऑफ करें एक आध दिन, लेकिन अगर ऑफ करेंगे भी तो हम का घाटा नहीं होने देंगे। चलिए, इसीलिए रेगुलर ले रहे हैं। कल भी क्लास है आपका, ठीक है। चलिए, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। सबको जय हिंद, शुभ रात्रि, सबको जय हिंद। चलिए, जय हिंद।